तो अमेरिकी क्रांति में हमें देखना था, यहाँ से अमेरिकी क्रांति का जो कारण था, जैसे थी कि स्वतंत्रता की चेतना से स्टार्ट करते हैं फिर से। अमेरिकी जो समाज में स्वतंत्रता की चेतना मौजूद थी। वस्तुतः अमेरिका में आने वाले यूरोपियों में मुख्यतः ब्रिटेन से संबंधित थे। मतलब जो अमेरिका में यूरोपीय आते थे वो किस देश से संबंधित थे? तो ब्रिटेन से। अब ये था कि जो उसके प्रगतिशील और वातावरण चिंतन से परिचित थे, और उन्होंने अमेरिका में लंबे समय तक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य भी किया था। दरअसल आरंभ में इंग्लैंड की सरकार अमेरिकियों पर ऐसा कोई कठोर नियंत्रण या निर्देश नहीं दी थी। ठीक है, कठोर या नियंत्रण निर्देश नहीं रख सकी, क्योंकि इंग्लैंड में संसद एवं राजतंत्र के बीच संघर्ष चल रहा था। इंग्लैंड में क्या चल रहा था? तो संसद व राजतंत्र के बीच संघर्ष चल रहा था। जब यह संघर्ष 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के साथ समाप्त हुआ, तत्पश्चात इंग्लैंड ने अमेरिकी में औपनिवेशिक नीतियों को कठोरतापूर्वक लागू किया। फलतः अमेरिकियों की स्वतंत्र चेतना बाधित हुई, उसमें असंतोष पैदा हुआ, जिससे क्रांति का प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब मतलब कोई है, किसी इंसान को एकदम खुला छूट दो, ठीक है, अचानक से उस पर बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण और उसको निर्देश देने लगो, तो फिर कहीं ना कहीं असंतुष्ट की भावना उत्पन्न होती है। वही हुआ अमेरिकियों के साथ में। अब दूसरा था कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। अमेरिका में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया जो गवर्नर शासन का सर्वोच्च था, जो अपने मनोनीत सदस्यों के माध्यम से शासन चलाता था। दूसरी ओर अमेरिकी लोगों द्वारा निर्मित एक स्थानीय परिषद थी, जिसे कानून बनाने का अधिकार तो था। कानून बनाने का अधिकार तो था, किंतु यह अधिकार ब्रिटिश गवर्नर के विवेक पर निर्भर करता था। शासन की इस दोषपूर्ण संरचना से अमेरिकी असंतुष्ट थे। मतलब एक अमेरिकी लोगों के लिए भी जो एक परिषद है, स्थानीय परिषद, लेकिन उसका भी संबंध किससे था? तो उसका भी संबंध अमेरिकी गवर्नर की इच्छा पे निर्भर करता था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी अमेरिकियों को मन में असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हुई। अब तीसरा हुआ सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63। इंग्लैंड व फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की क्या हुई? तो पराजय हुई। इसका परिणाम ये था कि अमेरिकी क्रांति को प्रेरित किया। इसका परिणाम ने ही क्या किया? अमेरिकी क्रांति को प्रेरित किया, जिसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। जैसे कि देखिए, युद्ध में फ्रांस की पराजय से उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र कनाडा पर अब ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया था? तो नियंत्रण स्थापित हो गया था। मतलब जब फ्रांस जब हारा, ठीक है, तो उसका जो एक फ्रांसीसी जो क्षेत्र था, कनाडा का क्षेत्र, उस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो उस पर नियंत्रण किया, और इस कारण क्या नियंत्रण स्थापित किया। अभी तक जो अमेरिकी लोग इस क्षेत्र से फ्रांस के आक्रमण से भय के कारण अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश पर निर्भर होते थे। मतलब जब फ्रांस का वहाँ राज था, तो फ्रांस के आक्रमण के डर से जो अमेरिकी लोग थे वो ब्रिटिश पे निर्भर होते थे। ठीक है, कि भाई ब्रिटिश जो है ये हमारे फ्रांस के आक्रमण से रक्षा करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो फ्रांस को हरा के ब्रिटिश खुद वहाँ बैठ गया। तो अब क्या हुआ कि अब जब फ्रांस के आक्रमण का भय जब समाप्त हो गया, तो ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भरता भी समाप्त हो गई। भाई अब जो अमेरिकी लोगों के मन से भी ये भावना खत्म हो गई कि भाई फ्रांस की कोई आक्रमण का डर है, तो ये भी खत्म हुआ। अब अमेरिकी लोग ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी असंतोष को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर सकते हैं। भाई जब किसी का कोई आक्रमण, जैसे किसी इंसान का अगर विरोध करना है, तो विरोध करने की स्थिति अगर उत्पन्न हो गई है, तो उसको डर है कि नहीं, इस इंसान का अगर मैं विरोध करता हूँ तो ये मेरी सुरक्षा नहीं करेगा, क्योंकि किसी तीसरे पर्सन की भी उससे डर है कि वो तीसरा पर्सन भी इनके विरुद्ध है। तो उस तीसरे पर्सन से, जैसे अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि ये है अमेरिका, ठीक है, ये है अमेरिकी लोग, और ये था फ्रांस, और ये थे ब्रिटेन, ये था अमेरिका। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं अच्छे से। ये था अमेरिका, और ये है फ्रांस, और ये था ब्रिटेन। तो पहले क्या था कि पहले अमेरिकी लोगों को इस फ्रांस के ना आक्रमण का मतलब भय रहता था कि भाई अगर ये जो है आक्रमण करेगा, तो जब इसको भय रहता तो उस समय जो ब्रिटेन थे वो इनकी क्या करते थे? सुरक्षा करते थे। किसकी? अमेरिकी लोगों को। लेकिन अब क्या हुआ, जब यहाँ से फ्रांस को जब यहाँ से हटा दिया, किसने हटा दिया? तो ब्रिटिशर्स ने। और यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे खुद बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्रिटेन जो सरकार थी यहाँ खुद आ गई। तो ये जो भय वाली भावना यहाँ पे थी, जो भय वाला डर था, असुरक्षा की भावना थी, वो तो खत्म हो गई।
वो तो ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब जब वो ख़त्म हो गई तो कहीं ना कहीं जो इन पे निर्भरता थी ब्रिटेन के लोगों पे, किसकी, तो अमेरिकी लोगों की, ये जो निर्भरता थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब इन लोगों के मन में कोई भी ऐसा भय नहीं था कि इनसे मेरी ब्रिटेन सुरक्षा कर रहा है तो मैं इनका विरोध नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है और थर्ड पर्सन ये है। तो मैंने बोला कि अगर फर्स्ट और सेकंड में कुछ हो रहा है तो थर्ड पर्सन का भी भय है। तो इस तरह मैंने समझाया कि जो अमेरिका है, अमेरिका की अब ब्रिटेन पे जो डर था कि अब ब्रिटेन हमारी सुरक्षा नहीं करेगा, तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जिसके आक्रमण का डर डर था वही इंसान दूर हो जाए तो फिर अमेरिकी भी तो निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हमको डर ही नहीं है किसी का। तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में जो असंतोष है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो भी कहने की जो शक्ति थी वो उत्पन्न हो गई, असंतोष की भावना भी उनके अंदर थी। अब पहले अगर रहती भी तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि भाई ब्रिटेन सरकार जो थी वो फ्रांस से रक्षा कर रही थी, सुरक्षा कर रही थी इन सब की। फिर अब था कि इस युद्ध में ब्रिटेन का जो अत्यधिक व्यय हुआ, अतः उस पर वित्तीय बोझ बढ़ा, उसे कम करने के लिए, जैसे जब फ्रांस और अमेरिका का युद्ध हुआ था, फ्रांस वर्सेस अमेरिका का जब युद्ध हुआ था, तो इसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च हुए हैं। अब उन पे जो वित्तीय बोझ बढ़ गया, किस पे, तो ब्रिटेन पे। अब उसे कम करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी अमेरिकी लोगों पर विभिन्न कर आरोपित कर दिए। लो, अब भाई अपना पैसा कैसे निकालेगी, तो अमेरिकी लोगों पे विभिन्न कर स्थापित कर दी। अतः अमेरिकी लोगों में फिर असंतोष पैदा हुआ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कर नीति का विरोध किया। थर्ड ये था कि इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के पश्चात अमेरिकी लोग उस क्षेत्र में बढ़ने लगे जहां अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस रहते थे। इसी क्रम में उनका मूल निवासियों से भी संघर्ष हुआ। अब जब फ्रांस की पराजय हो गई तो उसका जो क्षेत्र है अमेरिकी लोगों का वो बढ़ता गया, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ भी हस्तक्षेप करने लगे जहाँ अमेरिका के मूल निवासी रहते थे, जिन्हें हम किस नाम से जानते थे, रेड इंडियंस। इसी क्रम में उनका मूल निवासियों से भी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में ब्रिटेन ने मूल निवासियों को पक्ष लेते हुए उनके लिए क्षेत्र आरक्षित कर दिया। अब जो ब्रिटेन सरकार थी जो कि पहले अमेरिकी लोगों की सुरक्षा करती थी, अब जब अमेरिकी लोगों में ही अमेरिका में भी दो दो गुट हो गया, तो इन्होंने किसका साथ दिया, तो मूल निवासी का, मतलब कि रेड इंडियंस का इन्होंने साथ दिया। अब पक्ष लेते हुए इनके लिए एक आरक्षित क्षेत्र ही बना दिया। इससे अमेरिकियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो विभिन्न कारण थे। अब देखिए बौद्धिक चेतना का प्रसार में, जैसे अमेरिका में जेम्स ऑटिस, टॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे बुद्धिजीवी ने प्रबोधनकालीन चिंतन से प्रेरित होकर अमेरिकी समाज को जागरूक किया था, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया व शोषण के स्वरूप से परिचित कराया था। ठीक है, किसने, तो जेम्स ओटिस या फिर टॉमस पेन, तो इन्होंने प्रबोधनकालीन चिंतन से प्रेरित थे ये, तो इन्होंने क्या किया कि अमेरिकी समाज को जागरूक किया था। जेम्स ओटिस ने कहा कि अभी तक सभी राजा दमनकारी अत्याचारी होते आए हैं, किंतु इससे दमन करना कोई अधिकार तो नहीं बन जाता। मतलब जो भी राज्य में राजा रहते थे वो दमनकारी अत्याचारी रहते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो उनका एक अधिकार हो गया है कि नहीं मैं दमन ही करूँगा। तो इस प्रकार बुद्धिजीवियों ने शोषण व दमन के विरुद्ध अमेरिकी लोगों को जागरूक किया कि भाई ये सहना गलत है। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो फिर तुम उसके प्रति आवाज़ उठाओ, तो जागरूक किया। इस प्रकार अमेरिकी लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुट हो गए। यहाँ से लेक्चर 4 का जो एक माइंड मैप की तरह सर ने पॉइंट वाइज मतलब क्लास में बोर्ड पे करवाया था, उसको मैं नोट की हूँ और उसकी भी एक क्लास मैंने रिकॉर्ड की है तो इसी चैनल पे। अब इसमें लेक्चर 5 है में था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून। ये भी कारण था, क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवादी सिद्धांत के तहत वणिकवादी नीतियों के माध्यम से अमेरिकी उपनिवेश पर विभिन्न आर्थिक नियंत्रण लगा दिया। वणिकवादी नीतियां हमने समझाई थी, वणिकवादी नीतियां क्या हैं, तो वणिकवादी नीतियों में ये है कि किसी राज्य का नियंत्रण व निर्देश, ठीक है, के द्वारा वहाँ के आर्थिक क्षेत्र से
ठीक है, राज्य का जो नियंत्रण और निर्देश के द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो संचालित होती हैं, यही वणिकवादी नीतियां थी। इसके माध्यम से अमेरिकी उपनिवेश पर विभिन्न आर्थिक नियंत्रण लगा दिया गया। इसी क्रम में विभिन्न कानून लागू हुए, जैसे कि नौ परिवहन कानून। नौ परिवहन कानून का अर्थ क्या है? इस तहत कहा गया कि इंग्लैंड एवं उसके उपनिवेश के जहाजी अमेरिकी बंदरगाह पर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जहाजी अमेरिकी बंदरगाह पर जा सकते हैं। इस तरह अमेरिकी बस्तियों के सभी आयात निर्यात इंग्लैंड के जहाजों द्वारा करना बाध्यकारी हो गए, जिससे ब्रिटिश जहाज उद्योग को तो लाभ मिला, किंतु अमेरिकी लोगों को हानि होने लगी, क्योंकि अब वो अन्य किसी देश को कम परिवहन लागत वाले जहाज़ों को किराए पर नहीं ले सकते थे। फिर है कि औद्योगिक कानून में कहा था कि इसके तहत इंग्लैंड में अमेरिका में उन औद्योगिक उत्पादों की इकाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसका निर्माण इंग्लैंड में होता था। तो ये भी है। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि इंग्लैंड में अमेरिका में और इंग्लैंड ने अमेरिका में उन औद्योगिक उत्पादों की इकाइयों पर प्रतिबंध लगा जिसका निर्माण इंग्लैंड में होता था। इसी क्रम में अमेरिका में तांबा गलाने पर रोक लगा दिया गया और लौह उद्योग को बंद कर दिया गया। ऊनी वस्त्रों और टोपियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे अमेरिकी लोगों के हित बाधित हुए। अब व्यापारिक कानून में क्या था कि इसके तहत कहा गया कि अमेरिका में उत्पादित कुछ वस्तुएं जैसे कपास है, तंबाकू है, चावल है का निर्यात केवल इंग्लैंड में ही किया जाएगा। इस कानून से भी अमेरिकियों में आर्थिक हानि हुई। भाई तुम सामान लाओ और सिर्फ इंग्लैंड से ही व्यापार करो और कहीं मत बेचो, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आर्थिक हानि तो थी ही, क्योंकि अन्य यूरोपीय देश इन वस्तुओं का अधिक मूल्य देने को तैयार थे। जैसे भाई अगर हमने कोई सामान लिया है तो इसका क्या कहना था, किसका? तो ये ब्रिटेन का कहना था कि मैं जितने भी पैसे दूं इस सामान के, मैं 2 रुपए दूं, 4 रुपए दूं, 5 रुपए दूं, तो तुम हम ही को बेचो। लेकिन अन्य देश जो थे वो इस सामान का मान लीजिए 50 रुपए देने को तैयार है, तो इसका ये कहना था कि तुम अन्य देश से नहीं बेचोगे। ठीक है, तो व्यापारिक कानून में इसकी ये नीति थी कि जो भी कपास है, तंबाकू है, चावल का निर्यात इंग्लैंड में ही केवल करोगे। ठीक, इस कानून से भी अमेरिकी आर्थिक हानि हो रही थी क्योंकि अन्य यूरोपीय देश जो है वो अधिक मूल्य देने को तैयार थे। इस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानूनों ने ब्रिटिश हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिकी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। दरअसल अमेरिकी बस्तियों के साथ इंग्लैंड के संबंध वणिकवादी आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित थे, जिसके अनुसार उपनिवेश को समस्त आर्थिक गतिविधियों मातृ देश के अधीन होता है। वणिकवादी नीति राज्य के नियंत्रण में चलने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी लोग मुक्त व्यापार की चाहत रखते थे। वो प्रबोधनकालीन इस चिंतन से परिचित हो रहे थे कि जिस तरह प्रकृति के नियम स्वतंत्र हैं वैसे ही बाजार के नियम भी स्वतंत्र हैं। अतः अमेरिकियों ने इस हस्तक्षेप मूलक ब्रिटिश वणिकवादी नीतियों के विरुद्ध असंतोष पैदा किया, जिसका परिणाम अमेरिकी क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश वणिकवाद व अमेरिकी पूंजीवाद का टकराहट ने अमेरिकी क्रांति को संभव बनाया। फिर हम देखेंगे शासकों की नीतियां क्या थी। जैसे प्रधानमंत्री ग्रेनविल की नीतियां यहाँ पे क्या थी। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैंड पर बढ़ रहे वित्तीय बोझ को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय ने 1760 में ब्रिटिश पीएम ग्रेनविल को शासन की कार्यकुशलता लाने को कहा। इसी क्रम में ग्रेनविले ने अमेरिकी डाक का अध्ययन किया, अर्थात अमेरिका से आने वाली आय व्यय संबंधी रिपोर्ट का अध्ययन किया। क्या किया? तो ग्रेनविल ने क्या किया? तो अमेरिका से आने वाली आय व्यय संबंधी रिपोर्ट का अध्ययन किया और पाया कि अमेरिका से इंग्लैंड को अपेक्षित आय नहीं हो रहा है। अतः ग्रेनविल ने पहले से मौजूद औपनिवेशिक कर कानूनों को कड़ाई से पालन करने पर बल दिया। नए कर कानून लगाए। अब नए कर कानून कौन लगाया? तो स्टाम्प एक्ट लगाया, शुगर एक्ट लगाया, इन सबको पारित किया। इस माध्यम से अमेरिकियों पर कर आरोपित किया। जब उसने रिपोर्ट का अध्ययन किया तो भाई उसे लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, तो उसने और एक्ट लागू किए हैं जिससे और कर स्थापित किए। अब देखिए, शुगर एक्ट के तहत कहा गया कि इंग्लैंड के अतिरिक्त अमेरिका किसी अन्य देश से विदेशी रम
तथा सिरा प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह स्टाम्प एक्ट के तहत अमेरिकी लोगों के सभी प्रकार के कानूनी दस्तावेज, लेन देन तथा लाइसेंस रखने और संपत्ति की क्रय विक्रय आदि पर शुल्क लगा दिया गया। अतः अमेरिकी लोगों ने इन कानूनों पर विरोध किया और इसी क्रम में यह नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अर्थात जिस ब्रिटिश संसद में कोई अमेरिकी प्रतिनिधि नहीं बैठता है उस संसद को अमेरिका पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह अमेरिकियों ने संवैधानिक प्रश्न खड़ा करके ब्रिटिश नीति का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार को विरोध किया। यही संघर्ष क्रमशः आगे बढ़ते हुए बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरे हुए ब्रिटिश जहाज को लूटने की घटना सामने आई, जिससे बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इसी क्रम में जब ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह को बंद किया व अमेरिकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तो अमेरिकी व इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हुआ, जहां अमेरिकियों ने फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड व का सहयोग लेकर ब्रिटेन को पराजित कर स्वतंत्रता प्राप्त की। अब ये था कि इसी संदर्भ में यह कहा गया कि ग्रेनविले ने अमेरिका से जाने वाले डाक को पढ़ लिया और वो अमेरिका को खो दिया। मतलब इनके डाक को जब पढ़ा तभी तो उसके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, उसके मन में ऐसा खुराफाती दिमाग आया कि मैं इनको कर और लाद दूं ताकि ये भरें। उसके कारण असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, असंतोष की भावना के कारण ये लोग युद्ध तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई, डाक पढ़ लिया और अमेरिका को खो दिया। तो एक ये लाइन था। अब देखेंगे लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति क्या थी। ब्रिटिश सरकार ने असंतोष को दूर करने के लिए कार्य किया। इसी क्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने चाय नीति प्रस्तुत की। इस नीति के तहत अमेरिका पहुंचने वाली चाय को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में ब्रिटिश कंपनी से कहा गया कि वह एशियाई क्षेत्रों से चाय के जहाज इंग्लैंड के बंदरगाह पर लाएं, बिना ही सीधा अमेरिका बंदरगाह पर ले जाएं। मतलब कहाँ पे न ले आए तो इंग्लैंड के बंदरगाह पर लाए बिना सीधे अमेरिका के बंदरगाह पर ले जाएं, जिससे जो तट शुल्क तथा परिवहन लागत को कम किया जा सके, वह अमेरिकियों को सस्ती चाय उपलब्ध हो सके। किंतु अमेरिकी लोगों ने चाय नीति का विरोध किया, क्योंकि अब वह ब्रिटेन के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। अतः 1773 में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरे हुए ब्रिटिश जहाज को अमेरिकियों ने लूट लिया। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी लोगों पर कठोर कार्यवाही से इसी क्रम में अमेरिका व इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हुआ। अब देखेंगे अमेरिकियों ने इंग्लैंड को पराजित कर स्वतंत्रता हासिल की। ठीक है। अब ग्रेनविले ने, क्वेश्चन यहाँ पे होता था कि ग्रेनविले ने अमेरिका से आने वाले डाक को पढ़ लिया, वह अमेरिका को खो दिया, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो देखिए वैसे तो खुद से लिखना है, बट यहाँ पे देखते हैं। सर ने बताया था कि कथन का ऐसे लिख सकते हैं। कथन का आशय है कि उपरोक्त कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के में ग्रेनविल की भूमिका को दर्शाता है। अब ग्रेनविले की नीतियाँ हम लिखेंगे, जैसे क्या है और क्यों है। जैसे उसने स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट निकाला सप्तवर्षीय युद्ध के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए। इसने जो ये निकाला था एक्ट वगैरह, क्यों, तो इसके जो वित्तीय बोझ कम करने के लिए। यूएसए से आने वाली रिपोर्ट अध्ययन शुरू किया, पुराने कर कानून को कड़ाई से पालन किया, ये स्टाम्प एक्ट था। अब था कि नीतियों का परिणाम क्या हुआ। अमेरिकी इन करों का विरोध करने लगे तथा उन्हें नारा दिया, प्रतिनिधि नहीं तो नारा नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो नारा नहीं, क्योंकि वो जागरूक होने लगे थे। प्रबोधनकालीन चिंतन से अमेरिकी परिचित होकर अपने अधिकारों की बात व मांग कर रहे थे। इसी क्रम में जब लॉर्ड नॉर्थ ने सस्ती चाय देकर मनाने की कोशिश की तो अमेरिका इस बात को मना कर दिया। मतलब हस्तक्षेप ये नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट है निष्कर्ष। अमेरिका में ग्रेनविले ने ब्रिटिश वर्णिकवादी नीतियों के हस्तक्षेप मूलक आर्थिक प्रावधान बनाए, जिससे अमेरिकी असंतुष्ट हुए, क्योंकि वे मुक्त व्यापार की चाहत रखते थे। अतः अमेरिकी क्रांति अनेक कारणों से, मूल कारण तो ब्रिटिश वर्णिकवादी एवं अमेरिकी पूंजीवादी के बीच टकराहट थी। अब था कि अमेरिकी क्रांति का परिणाम व महत्व लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिकी क्रांति पर प्रभाव क्या पड़ा, तो जैसे इंग्लैंड पे प्रभाव, फ्रांस पे प्रभाव, भारत पे प्रभाव, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये सब सर ने मतलब माइंड मैप करवाया था।
अब यहाँ से हम देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति का परिणाम व प्रभाव महत्व। अमेरिकी स्वतंत्र हुआ, अमेरिका क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, और वह एक लिखित संविधान निर्मित हुआ जिसके तहत गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विस्थापित हुई और मानवाधिकारों की घोषणा की गई। अमेरिका में धर्म व राजनीति को अलग रखते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की क्या हुई, स्थापना हुई। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को लागू करते हुए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हाथों में दे दी गईं। स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका ने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। इस तरह समाज में बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिला। अमेरिका में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का क्या हुआ, प्रसार हुआ और आधुनिक औद्योगिकीकरण हुआ। अमेरिकी बंदरगाह अब विश्व व्यापार के लिए खोल दिए गए। इस तरह अमेरिका में अनेक देशों से व्यापारिक संबंध बना। अमेरिका में मुक्त व्यापार की अर्थव्यवस्था लागू हुई तो फलतः अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इस तरह अमेरिका में पूंजीवादी आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ। अमेरिकियों ने युद्ध लड़कर आज़ादी हासिल की। इस तरह उपनिवेशवाद से मुक्त होने वाला अमेरिका विश्व का पहला देश बना, अतः औपनिवेशिक मुक्ति के लिए इसे आदर्शों के रूप में देखा गया। नेक्स्ट, अमेरिका में हुए ये परिवर्तन प्रगतिशील थे। इस तरह अमेरिका क्रांति में आधुनिक विश्व के निर्माण का आधार तैयार किया गया। अब देखेंगे इंग्लैंड पे प्रभाव। अमेरिकी उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने पर इंग्लैंड नए उपनिवेशों ने निर्माण पर बल दिया। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड पर नियंत्रण स्थापित किया। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति अपनी नीति में भी परिवर्तन किया। श्वेत उपनिवेशों के प्रति सुधार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें कुछ अधिकार भी दिया, जैसे कनाडा का स्वशासन का अधिकार दिया। तो दूसरी तरफ अश्वेत उपनिवेशों के प्रति आरंभ से ही कठोर नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अमेरिकी स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका व इंग्लैंड के व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि जब मुक्त व्यापार की अवधारणा लागू हुई थी। अमेरिका उपनिवेश के स्वतंत्र हो जाने पर इंग्लैंड के सम्मान में कमी आई, अतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा कम हुई। फ्रांस पर प्रभाव। अमेरिका क्रांति में इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस ने अमेरिकियों का साथ दिया। जहां इंग्लैंड की पराजय हुई, इस तरह फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध में हुई पराजय का बदला लिया। अमेरिकी क्रांति में शामिल होने से फ्रांस के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ा, जिससे फ्रांस की जनता को आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी और वे शासन से असंतुष्ट होकर क्रांति की ओर उन्मुख हुए। अमेरिकी क्रांति में भागीदारी कर वापस लौटे हुए फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिकी क्रांति की प्रगतिशील विचारधारा को फ्रांस में प्रचार किया। इसमें लफायते नामक सैनिक कमांडर का नाम उल्लेखनीय है, जिसने अमेरिकी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, जनतंत्र, संविधानवाद जैसे विचारों को फ्रांस में भी प्रसारित किया। फलतः फ्रांस की जनता ने इन आदर्शों के प्राप्ति के लिए क्रांति की ओर उन्मुख हुई। इन्हीं संदर्भों में यह कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति कुछ हद तक फ्रांस की क्रांति से भी प्रेरित थी। तो ये था हमारा अमेरिकी क्रांति के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो सर की क्लास नोट्स हैं, ये सर की अखिल मूर्ति सर द्वारा बनवाए गए क्लास नोट्स हैं, और ये जो है कि यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट यहाँ से कवर हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।